नमस्कार दोस्तों, आज हम फरमान नंबर 7 की बात करेंगे। पिछले 3 वीडियोस में आपने पिछले फरमानों के बारे में सुना। ये फरमान असल में क्या है, एक तरह के लॉज हैं, नियम है, कानून है लाल किताब के, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और इसके बिना आप जो है कुंडली का बिल्कुल भी जो है प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को आनी चाहिए अगर आप लाल किताब करते हैं या करना चाहते हैं। इसको ध्यान से सुनिए और इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले फरमान नंबर 7 में बोला गया कि बुद्ध से रूह ने अपना घर क्यों पूछ लिया। बताया गया कि राशि मालिक है लेख की होती या कि होता ग्रह मंडल हो, मिलके कटेगी उम्र दोनों की कुंडली चाहे चंद्र हो। घर पहले की उम्र 100 साल, 3 90 10 12 है, 85 उम्र 7 चौथे की लेते 80 होती, घर 6 की है। पौन सदी या साल 75 गुरु मंदिर घर 2 की है। घर और ग्रह की उम्र जुदा, गुजरती 2 की इकट्ठी है। गुरु जगत की उम्र 75, बुध केतु 80 होती है। शुक्र चंद्र की उम्र 85, शनि मंगल राहु 90 है। साथ मिले जब बुध पापी का वही 85 होती है। रवि मालिक है पूरी सदी का, उम्र लंबी उस होती है। ग्रहण लगे जब रवि चंद्र को, साल 3 3 कम होती है। यहाँ पे जो है खानों की उम्र बताई जा रही है और साथ में जो है ग्रहों की उम्र बताई जा रही है कि किस ग्रह की कितनी उम्र तक पावर है, वो कितने साल तक एक्टिव रहता है अगर आपकी किस हाउस में वो बैठा है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो बताया गया है जैसे कि फर्स्ट हाउस है उसकी उम्र बताई गई है 100 साल, सेकंड हाउस की 75 साल, तीसरे हाउस की जो है वो 90 साल, चौथे साल की और 7वें साल की जो है वो 85 साल। इसी तरह से 6 और जो है 6वें हाउस की जो है उम्र बताई गई है, छठे हाउस की 80 साल, 10वें हाउस की 90 साल और 12वें की भी 90 साल। इसी तरीके से जो है ग्रहों की उम्र बताई गई, जैसे कि सूर्य की जो है वो पूरी सदी की उम्र जो है यानी कि 100 साल तक उसका खाना जो है वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद शनि मंगल राहु की उम्र बताई गई 90 साल और बुध और केतु की बताई गई 80 साल। तो यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि बेशक ग्रहों की और खानों की उम्र अलग अलग है और अलग अलग चलती है, लेकिन इसके बावजूद जो है आपकी कुंडली का फ़ैसला या आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला दोनों उम्रों के हिसाब दो टोटल करके उनके हिसाब से ही होगा। किसी को भी हम अलग से लेकर उसकी जो है बखान नहीं कर सकते हैं कि राशि के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ सोच लें या उसकी लिमिटेशंस देख लें। राशि की अपनी लिमिटेशंस है और ग्रहों की अपनी है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया कि बताया गया कि आपकी किस्मत की मालिक राशि या ग्रह तो होती है यानी माने जाते हैं। जैसे कि पहले घर में जिसकी उम्र 100 साल है, मेष राशि है, वह जो है वो मेष राशि जो है वो सूर्य की उम्र कहलाती है। राशियों की अपनी अपनी उम्र है, लेकिन इन राशियों की अपनी उम्र से यानी कि इनका आपसी जो है वो अकेले अकेले कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इनके लिए आपको दोनों को जोड़ जाड़ कर ही देखना पड़ेगा, तब आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। जैसे कि बताया गया कि 6 नंबर खाने की उम्र 80 साल है और यदि उसमें सूर्य आ जाए तो व्यक्ति की 100 साल की उम्र तक का मालिक वह उस खाने में बनकर यानी सूर्य बैठ जाएगा। वह केवल अपना असर बुध के खाने की उम्र तक ही अपना असर टेवे के अनुसार दिखा पाएगा, क्योंकि वो बुध के खाने में बैठा है और बुध के खाने का यानी छठे हाउस की उम्र 80 साल है। तो यहाँ पे वो सूर्य जो है वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा, उतना ही दिखाएगा जितना उस खाने की उम्र है। जब भी टेवे में या कुंडली में ग्रहण लग रहा हो, जैसे सूर्य शनि चंद्र केतु सूर्य राहु, तो कहा जाता है कि व्यक्ति की उम्र जो है वो 3 साल तक घट जाती है। ये लाल किताब ऐसा मानती है क्योंकि
जब भी किसी व्यक्ति की, आप खुद सोचिए कि ज़िंदगी में कोई ग्रहण लगता है तो उसके ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ, स्ट्रेस, टेंशन्स बढ़ जाती हैं, तो उम्र का घटना तो वैसे ही लाजमी हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी में इंसान रह के वो इतना स्ट्रेस ले लेके अपनी उम्र वैसे ही घटा लेता है। इसीलिए यहाँ पे जो है 3 साल का ग्रहण, 3 ग्रहण की वजह से 3 साल उम्र घट जाती है व्यक्ति की। फरमान नंबर 7 में जो आगे राशि और ग्रह का संबंध बताया गया है कि राशि और ग्रह का क्या संबंध है। यहाँ पे बताया गया कि देखिए कि जैसे मेष और वृश्चिक राशि का मालिक बताया गया मंगल को, मिथुन और कन्या का मालिक बताया गया बुध को, तुला और वृष दोनों का मालिक बताया गया शुक्र को, कुंभ और मकर का मालिक शनि को माना गया, धनु और मीन का गुरु को। इसी तरीके से सिंह राशि का सूर्य और कर्क राशि का चंद्रमा मालिक माना गया। तो इस तरीके से वो संबंध बताए गए हैं कि किस राशि का किस ग्रह से संबंध है। इसी तरीके से बताया गया कि राहु केतु का जो घर है वो होगा कि छठे का राहु, छठे हाउस का जो 6th हाउस बुध का है, वहाँ पे केतु का स्थान माना जाएगा, और 12वें हाउस में गुरु के वहाँ पे राहु का स्थान माना जाएगा। रीज़न ये माना जाता है कि राहु जो है वो आपकी दिमागी लहरें हैं, आपकी सोच है, आपकी ऑब्सेशंस है, आपके वो विचार हैं जो कभी भी बहुत कम जो है वो 12वें हाउस के राहु के विचार ऐसे होते हैं जो कम ही जो है अपनी जो रफ्तार पकड़ पाते हैं या सही रास्ते पे चल पाते हैं, या उनके फुलफिल जो है उनके जो उनके विचार होते हैं बहुत कम कामयाब होते हैं। यहाँ पर बोला गया, क्यों बोला गया यहाँ पे 12वें हाउस में राहु को बोला गया कि ये जो है गुरु का घर है, तो गुरु और राहु, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि ये दोनों बराबर के टक्कर के ग्रह हैं। ये कभी भी एक दूसरे के साथ जो है इस तरीके से पंगा नहीं लेते हैं, यानी कि राहु और जुपिटर कहीं भी बैठे हों तो आप देखिए कि राहु इतना ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल माना जाता है कि जुपिटर की नहीं चलती है, यहाँ पे वो शांत हो जाता है, वो अपना असर नहीं दिखा पाता है। उसी तरीके से पाताल की यानी कि 6th हाउस, फिर 12th हाउस को आसमान बोला गया है, और 6th हाउस को पाताल बोला गया है, यानी कि ज़मीन के नीचे के स्थान को केतु का घर माना गया है बुध के साथ। यहाँ पे बताया गया कि अगर आप देखिए कि जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि हम ऊंचाई की तरफ जाना शुरू करते हैं तो हमारे जो हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन क्या है, वो बृहस्पति है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे राहु का यानी कि जो बाकी जो समझ लीजिए कि सांस ना लेने के लायक हवा जो है वो बढ़ती जाएगी और बृहस्पति की कम होती जाएगी, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। इसीलिए 12th हाउस में राहु जो है जुपिटर के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इसी तरीके से केतु के लिए बोला जाता है कि केतु जो है अपनी पाताल में यानी कि जड़ में बुध की जड़ में बैठकर कंफर्टेबल फील नहीं करता। उसका कारण ये है कि उसको ऊंचा उठने के लिए, उसकी सोच को पॉजिटिव या फुलफिल करने के लिए उसको गुरु का साथ चाहिए। तो जब वो 12th हाउस में जाता है तो वह उच्च का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वो अपने गुरु की शरण में चला जाता है। और इसी तरीके से राहु को छठे हाउस में अच्छा माना जाता है, उच्च का माना जाता है, क्योंकि बुध की राशियों में रीज़न ये है कि राहु को बुध का जब यानी कि बुद्धि का साथ मिलता है तो उसकी जो ऊपरी हवा है, उसका जो ऑब्सेशन है वो नीचे की तरफ यानी कि 6th हाउस पाताल की तरफ आने से वो कम हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है, तो वो पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों ग्रह जो है दो नोट्स की तरह काम करते हैं। अगर ये ऑपोजिट बैठ जाएंगे तो इंसान का दिमाग और शरीर दोनों हिला देंगे। तो इसलिए इन दोनों को छठे हाउस में केतु कंफर्टेबल फील नहीं करता और 12th में राहु, तो इन दोनों को जब ये 6th और 12th में बैठेंगे तभी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद इस फरमान नंबर 7 में बताया गया कि किस राशि में कौन सा ग्रह क्या
स्थान रखता है। वो तो मैंने आपको जैसे पीछे बता दिया कि किस तरीके से जो है कौन सा ग्रह जो है किस राशि का मालिक है, वो जैसे मैंने पहले बताया। इसी तरीके से आगे जो इसके इंटरप्रेट किया गया है कि हर राशि अपने से 7वें घर में जाकर नीच या कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ पे नीच वर्ड बोलना आज सही नहीं है, यहाँ पे बोला जाएगा कि अपने से 7वें में जाकर 180 का जब हिट होता है तो वह कमज़ोर हो जाता है ग्रह, वह उतनी पावर का नहीं रहता है जितना पावरफुल वो अपने स्थान पर बैठकर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य 1 नंबर का जब 7वें में जाकर अस्त होता है तो आप देखिए कि वह नीच का जब माना जाता है। तो यहाँ पर शनि के घर में आकर राजा जो है, शनि क्या है, लेबर है, वह राजा जब लेबर के घर में आकर अपना जो उसकी जो प्रभाव है वो दिखा नहीं पाता, वो कम हो जाता है, उसको भी लेबर के घर में उसी तरीके से रहना पड़ेगा, उसी तरीके से नीच हालातों को फेस करना पड़ेगा और वो अपनी पावर वहाँ पे नहीं दिखा पाएगा क्योंकि वह अपने से बिल्कुल ऑपोजिट 7th हाउस में बैठ गया है। इसी तरीके से हर ग्रह जो है अपने से 7th में जाकर जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, उसकी पावर बिल्कुल निल हो जाती है। जैसे कि अब मानिए कि बुध और राहु जो है वो 3 और 6 में अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ऐसे ही राहु 9 और 12 में जब चले जाते हैं तो वही राहु नीच का रिजल्ट देना शुरू कर देता है। 12 राशियों, इसी तरीके से इस फरमान में बताया गया कि बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो जन्म लेते ही जो है उस पर 12 राशियों और 7 ग्रहों का असर शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर राहु केतु को क्यों नहीं लिया गया। राहु केतु को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वह जिस राशि, यहाँ इनको आज तक भी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस में ग्रह नहीं माना गया है। बेशक राहु ने अमृत पिया, लेकिन केतु का तो बिल्कुल सर ही नहीं है। राहु को तो 1% फिर भी कुछ मान सम्मान मिल जाता है, केतु को इसीलिए हर वक्त गुरु की सेवा में रहना पड़ता है चेले की तरह, कि ताकि उसको जो है कुछ स्थान मिलता रहे, वो आगे बढ़ने की उसको रास्ता मिलता रहे। तो 12 राशियाँ और 7 ग्रहों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 84। यही 84 योनियों में वो इंसान जो है, हम लोग जैसे फंस जाते हैं जब बर्थ लेते हैं, उसके बाद हमें हर योनि से निकलना पड़ता है, हर जन्म से निकलना पड़ता है, चाहे वो जानवर का हो, कीड़े मकोड़े का हो, पक्षी का हो, इंसान का हो, चाहे भयानक से भयानक जानवर हो, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो। तो हमें इस 84 योनियों में से निकल कर ही जाके अपना रास्ता मिलता है। आपके जीवन पर ग्रहों और राशियों का मिला जुला प्रभाव जो है वो देखा जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। ग्रहफल और राशिफल के बारे में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर वो पूरी सीरीज़ देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। राशिफल का छोटा सा फिर बता देती हूँ, राशिफल क्या है। राशिफल वो होता है, वो ग्रह होता है, वो ग्रह को राशिफल का माना जाता है जिसका उपाय हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो वर्षफल में आए, चाहे वो पक्की कुंडली में बैठे। ग्रहफल का जो होता है वो ग्रह होता है ग्रहफल का जिसमें आपका ना तो उसका जो उपाय है वो सिर्फ आप वर्षफल में कर पाएंगे जब वो कुंडली के अपने पक्के घर से निकलकर दूसरे खाने में चला जाएगा, क्योंकि जब तक वो अपने पक्के खाने में कोई भी ग्रह बैठा है तो तब तक आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, आपको वर्षफल का इंतज़ार करना पड़ेगा या उसका उपाय किसी और ग्रह की मदद से करना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया कि हाउस नंबर 2, खाना नंबर 2, यहाँ पर पंडित जी ने बोला कि कोई भी ऊंच नीच नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये जो राहु केतु की बैठक कहलाएगी। इस खाने में जो भी ग्रह आएगा राहु केतु की सांझी बैठक के कारण उस व्यक्ति ने, उसकी फैमिली ने, क्योंकि 2nd हाउस हमारी फैमिली का होता है,
तो आपकी फैमिली ने जैसे आपके पिछले कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, वैसा ही हिसाब किताब जो है इस जन्म में सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको देगा। इसी तरीके से खाना नंबर 5 में भी ऊंच नीच के हालात नहीं देखे जाएंगे। यहाँ पर बैठा ग्रह अपनी मेहनत और अपनी ही पढ़ाई लिखाई, अपनी नॉलेज, अपनी यानी कि व्यक्ति जो है इस प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही खुद अपनी किस्मत खड़ी करेगा, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। उसके सारे हालात जो बच्चे के हैं, अपनी शिक्षा के हैं, अपनी स्किल के हैं, वो पता लगेगा जैसे जैसे वो जो है करता जाएगा, वैसे वैसे उसको रिज़ल्ट जो है वो मिलते जाएंगे। इसी तरीके से खाना नंबर 11 में भी ऊंच नीच का कोई लेना देना नहीं बताया गया। बताया गया कि यहाँ पे जो है ये लेन देन का घर है। आपने जैसा रिश्तेदारी से, संबंधियों से, अपने ऑफिस में, अपने मित्रों से, अपने जो व्यापार में जैसा अपने आचरण या संबंध बनाए होंगे, वैसा ही फैसला यहाँ पर बैठे ग्रह जो है वो करने वाले हैं। आप उससे बच नहीं सकेंगे। आप चाहे लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन खाना नंबर 11 में आपका प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, वो आपके बिहेवियर पर, आपके जो एटीट्यूड पर है, वो उस पर डिपेंड करता है। आपने कितनी बेईमानी की, कितनी ईमानदारी की, ये उसके अकॉर्डिंग ही आपका फैसला यहाँ पर जुपिटर को यहाँ पे ऑनर इसीलिए 11वें हाउस में दिया गया है शनि के, कि हिसाब किताब जुपिटर करेंगे। खाना नंबर 8 यहाँ पे कुआं बोला गया है, क्योंकि कुएं के अंदर क्या होता है, अंधेरा होता है। किसी भी बैठक को यहाँ पे, किसी भी ग्रह की बैठक को यहाँ पे सही नहीं माना जाता 8th हाउस में। आप खुद सोचिए कि अंधेरे में बैठना किसी को भी पसंद नहीं है। वहाँ अंधेरे में जाकर कोई भी इंसान जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, डिप्रेस हो जाएगा, बीमारियों से घिर जाएगा, बहुत सारे सडन जो है वो चोट चपेट में आ सकता है। तो इसलिए 8 नंबर को भी जो है अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। खाना नंबर 6 के लिए राहु उच्च और केतु नीच। तो ये मैंने आपको जैसे पीछे बताया था 6 और 12 के लिए कि जुपिटर और बुध दोनों ही जो है वो एक तरह से दुश्मन ग्रह हैं। तो इनमें जब राहु और केतु बैठेंगे तो अपनी जो दुश्मनी है वो निभाएंगे ही। यानी कि बृहस्पति का चेला कौन है, केतु। तो केतु जब छठे में बैठेगा तो खराब हो जाएगा। इसी तरीके से राहु जो है वो मित्र है बुध का, तो वो जब बृहस्पति के खाने में बैठेगा तो वो वहाँ पे बहुत खराबी देगा। इसीलिए जो है 12वें हाउस में जब राहु होता है, बृहस्पति से मिलता है, तो देखिए कि दमे जैसी कंडीशन, सांस घुटने जैसा माहौल बन जाएगा। और इसी क्योंकि दोनों को बराबर का जो ग्रह माना गया है, तो बोला गया कि जितने ये एक दूसरे से दूर जाएंगे उतनी खुली सांस इनको व्यक्ति को आने लगेगी। इसी तरीके से जितना ये केतु जो है वो बुध से दूर होता जाएगा, व्यक्ति को बोलने की, सोचने की, समझने की, अपने व्यापार की और अपने कम्युनिकेशन की, अपने बहन भाइयों से निभाने की उतनी ज़्यादा अकल आएगी जैसे जैसे वो 6th हाउस से दूर 12th हाउस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जो है बोला गया कि जैसे जैसे बुध जो है उसके खाने जैसे 3 और 6 है, तो केतु इनमें जो है वो नीच का माना जाता है, क्योंकि बुध जो है वो जुपिटर का दुश्मन है। जुपिटर के खाने अगर 9 और 12 में वो उच्च का हो जाता है, यानी अपने जो मार्गदर्शन दिखाने वाला गुरु है उसमें उच्च हो जाता है। इसी तरीके से जब बुध जब खाना नंबर 12 में नीच होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी दुश्मन राशि, वो अपनी दुश्मन राशि में या दुश्मन ग्रह के घर में बैठकर वो तंग महसूस करता है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को समझ लीजिए कि रूल रेगुलेशन पसंद नहीं होती, वो फ्री आज़ाद घूमना चाहता है, बंदिश पसंद नहीं करता, तो बुध एक छोटा बच्चा भी है। तो वो जो है इसलिए बृहस्पति के घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। दूसरा जो है जब इन दोनों जो देखा जाए तो राहु और केतु का जो पूरा जो दारो मदार है वो जुपिटर और बुध पे खड़ा है। आपकी कुंडली में
बुध और जुपिटर की कंडीशन बताएगी कि राहु और केतु का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में बहुत और कैसे पड़ने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं। लोग सारी उम्र जो है राहु केतु का उपाय करते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि केतु का उपाय ज़्यादातर बृहस्पति की जो है मदद से किया जाता है और बुध का उपाय ज़्यादातर राहु की मदद से किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट में है। इसी तरीके से बताया गया कि जब भी आप देखिए कि 12वें घर में राहु बैठ जाए, ठीक है, और वहाँ पे जो है बृहस्पति जो है वो बैठ जाए अपने पक्के घरों में, या फिर ना हो अगर पक्के घरों में, मान लीजिए कि 12वें घर में राहु है और जो है बृहस्पति अपने पक्के घरों में नहीं है, तो ऐसे में कंडीशन ये बनेगी कि 12वें का मालिक राहु माना जाएगा क्योंकि बृहस्पति अपने पक्के घरों में नहीं है। तो यहाँ पे खाली जो सिर्फ ज़मीनी हालात के लिए, क्योंकि बृहस्पति का घर है 12वां, तो यहाँ पे जब राहु बैठेगा तो राहु और बृहस्पति से मिलकर एक खाली बुध, फेक बुध तैयार हो जाएगा, जिसका कि बहुत ही बुरा रिजल्ट आता है। इसी तरीके से जब दोनों ग्रह राहु केतु खराब या नीच हो रहे हों तो राहु को बुध की सहायता दी जाती है और केतु को जुपिटर की सहायता देती है, तब जाके इनके हालात जो है वो बदलते हैं। राहु खाना नंबर 3 में चला जाए और 9-12 में केतु आ जाए तो दोनों उच्च होंगे, ठीक है। तो ये जब अपने गुरुओं के घर में चले जाएंगे तो मित्रों के घर में चले जाएंगे तभी इनके हालात सुधरेंगे, वरना ये बहुत खराबी देने वाले हैं। तो संक्षेप में ये बताया गया है फरमान नंबर 7 में राहु और केतु के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से समझाया गया संक्षेप में। अब मैं आपको बताती हूँ कि राहु और वैसे ही रिजल्ट देगा आपकी कुंडली में जैसा बुध होगा। तो सबसे पहले बुध को देखें, केतु वैसा ही रिजल्ट दे रहा होगा जैसा कि जुपिटर की कंडीशन आपके हॉरोस्कोप में होगी। मान लीजिए जुपिटर खराब है, गलत ग्रह घरों में बैठा है, 6 में बैठा है, 10 में बैठा है, तो देखिए केतु भी बहुत खराब रिजल्ट दे रहा होगा। फरमान नंबर 7 में जो है राशि को जो है वो ज़मीन बताया गया। आप समझ लीजिए एक तरह का लैंड है राशि, और ग्रह क्या है उसमें बनाया गया मकान है या इमारत है या बिल्डिंग है। क्योंकि बार बार जो है सामुद्रिक शास्त्र के सामुद्रिक की निशानियां दिए बगैर जो है लाल किताब आगे नहीं बढ़ती है, उसको बार बार मैच करने के लिए बोला जाता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और बहुत आसान तरीके से पंडित जी ने अपने हाथों का बताया है कि अपने हाथों से ग्रहों को कैसे मैच करेंगे आप। बताया गया कि आपके हाथों में जो राशियों का स्थान बताया गया है उनके अनुसार यदि कोई चिन्ह, जो राशियों के चिन्ह होते हैं, अगर वो चिन्ह निश्चित राशि में ना होकर दूसरी राशि में मिले तो उसको उसी राशि में गिनेंगे। जैसे चंद्रमा अपनी राशि वाली जगह पर हाथ में आपको उसका निशान ना देखकर सूर्य की राशि में उसका निशान दिखे तो वह मान लीजिए कि सूर्य के घर में चंद्रमा जो है वो मेहमान माना जाएगा। इस तरीके से जो है वो बार बार जो है चीज़ें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार निशानियों के साथ जोड़ने को कहा गया है। तो इसी तरीके से हाथों की बनावट और कुंडली से मैच करके ग्रहों की स्थिति देखी जाती थी इन पास्ट में, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसे सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी एडवांस टेक्निक नहीं थी कि कुंडली का संशोधन किया जाए। तो घरों के हालात, घटनाओं की सूचना, रिश्तेदारों की, और इस तरीके से 4-5 चीज़ों को मैच करके प्लस सामुद्रिक शास्त्र को जोड़कर फिर कुंडली की दुरुस्ती या संशोधन किया जाता था। क्योंकि पंडित जी सबसे पहले कुंडली की दुरुस्ती यानी कि उसको संशोधन करने में उसमें बहुत ज़ोर देते थे कि कैसे पता लगे कि ये कुंडली जो है आपकी सही है या नहीं है, ये आप ही की है या किसी और की है। उसमें जो टाइम या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं BTR, वो इसी तरीके से करते थे कि आपके हाथों की जो रेखाएं, बुर्ज और क्याफा देखकर जो है
वो अंदाज़ा लगाते थे कि ये घटना जो है इस समय घटी है या नहीं घटी है। इसके अलावा आज के समय में अगर हम माने तो आज के समय में जो है बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप कुंडली की दुरुस्ती करके आप थोड़ा, जैसे कि कई लोग जो है पिछले घरों में या अगले घरों में जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नक्षत्र या डिग्री तो नहीं लिया जाता है, तो आप एक तरीके से जो है इन ग्रहों को थोड़ा आगे पीछे करके, यानी कि किसी, जैसे कि मैंने कई लोगों को देखा या मैंने खुद भी कई बार आजमाया कि केपी कुंडली जो है कई बार जो है ये केपी कुंडली के अकॉर्डिंग जो हमारी लगन कुंडली बनती है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देती है। लेकिन ज़्यादातर कुंडलियाँ जो लगन से मैच हो जाती हैं, बट जिनका टाइम थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है, तो वहाँ पे केपी कुंडली देखकर उसके अकॉर्डिंग आप वर्षफल जो है वो बनाइए लेटेस्ट साल का, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी कुंडली की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है फरमान नंबर 7 में जो है ये चीज़ें जो है बताई गई कि हथेली की किस्में जैसे बताई गई कि हथेली मोटी या भारी अगर होती है तो वह व्यक्ति जो है वो लालची होता है और ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मामूली तरीके से जो जीता है। आपकी जो बड़ी फिंगर है मध्यमा, अगर वो आपकी बड़ी है तो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है या फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी है तो बेबुनियाद ख्यालात जो है वो इंसान को आते रहते हैं। उसके बाद अनामिका को बोला गया कि आपकी प्रसिद्धि और पसंद आपकी कैसी होगी। वो अनामिका फिंगर जो है आपकी वो बताएगी कि वो जितनी सुंदर है, उसमें स्पष्ट रेखाएं हैं, वो साफ़ सुथरी है उसकी गांठें, तो वो उतनी बढ़िया आपकी प्रसिद्धि होगी। अगर कनिष्ठिका बहुत छोटी है और टेढ़ी मेढ़ी है, उसकी गांठें मोटी पतली हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बेवफाई जो है वो कर देता है वो कई बारी। तो इस तरीके से वो बताया गया कि वो बेवफाई को जाहिर करने वाली उंगली होती है। इसके बाद जो बताया गया कि हथेली लंबी अगर है तो वो व्यक्ति जो है वो ज़ुबान से सब कुछ जो है वो बोलने की बहुत ताकत रखने वाला होता है। वो कुछ भी आपकी अपनी ज़ुबान से जो बोलने वाला होगा कि बहुत, जैसे कहते हैं कि ज़्यादा बोलने वाला जो व्यक्ति जो है वो माना जाएगा, ज़ुबान से ज़ाहिरदारी या ज़ाहिर करने की ताकत, ठीक है। तो वो कितनी अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन जो है वो कर पाता है लोगों से, वो हथेली की लंबाई कई बार बताती है। लंबी या गोल हथेली हो तो वो व्यक्ति हंसमुख होगा, उसके हालात बहुत अच्छे होंगे और हुक्मरान, यानी कि वो एक तरह से लीडर टाइप या राजा टाइप होता है। इस तरीके से जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है फरमान नंबर 7 में बताएगी, जिसको मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आप लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ ताकि आने वाले समय में जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक वीडियो जो है खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करके तैयार कर रही हूँ ताकि कोई भी कमी पेशी ना हो। तो क्योंकि मुझे पता है कि ये इतनी ऑथेंटिक बुक है, इतनी कामयाब बुक है कि इसके बारे में कुछ भी उल्टा सल्टा बोलना या फिर इसके बारे में कुछ भी अपने मन से कहना बहुत गलत होगा। तो आप लोग जो लोग नहीं इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं या कुछ है, तो आप बिल्कुल तसल्ली से वीडियो सुन के आप आज़मा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। और एक बारी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आपकी मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए जो भी लाल किताब के इंटरेस्टेड स्टूडेंट है। थैंक यू वेरी मच।